नमस्कार बच्चों, आज हम कक्षा 10 की सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट संख्या 62 जिसकी दिनांक है 5 दिसंबर 2020 पर चर्चा करेंगे। आज की वर्कशीट का टॉपिक है सत्ता में साझेदारी, जो कि हमारी राजनीति विज्ञान की पाठ्य पुस्तक से संबंधित है। आज हम सत्ता में साझेदारी जो चैप्टर है उसके जो पुनरावृत्ति है वो करेंगे, और इसके अंतर्गत हम 3 और जो 5 अंक वाले जो प्रश्न हैं, जो कि लघु और दीर्घ उत्तर वाले प्रश्न होते हैं, उन पर चर्चा करेंगे। आज की वर्कशीट में कुल 10 प्रश्न हैं, जो कि 3 या 5 अंक वाले हैं, और एक जो प्रश्न है स्रोत आधारित है, जिसमें हमें एक अनुच्छेद को पढ़ना है और उस पर जो दिए गए जो प्रश्न हैं उनके उत्तर में लिखने हैं। तो चलिए आज की वर्कशीट शुरू करते हैं। आज की जो वर्कशीट का जो पहला प्रश्न है, सत्ता में साझेदारी वांछनीय क्यों है? आधुनिक लोकतंत्रों में सत्ता के साझेदारी के 3 रूपों की उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए। तो इसका उत्तर है सत्ता के साझेदारी वांछनीय है क्योंकि विभिन्न सामाजिक समूह के बीच टकराव को कम करता है। दूसरा, यह लोकतांत्रिक मूल्य के अनुकूल है। तीसरा, यह राजनीतिक अस्थिरता को कम करता है। चौथा, सत्ता में अधिक से अधिक लोगों को भागीदार बनाता है। इस प्रश्न का जो दूसरा पार्ट है वो देख लेते हैं। आधुनिक लोकतंत्र में सत्ता के साझेदारी के 3 रूपों का विवरण निम्नलिखित है। जो पहला रूप है हमारा है शासन के विभिन्न अंगों में साझेदारी, यानी सत्ता का क्षैतिज वितरण। इसमें विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच सत्ता का बंटवारा होता है। तीनों अंग नियंत्रण और संतुलन की व्यवस्था का पालन करते हुए एक दूसरे पर अंकुश रखते हैं। कोई भी अंग मनमानी या असीमित शक्तियों का प्रयोग नहीं कर सकता, उदाहरण जैसे भारत। दूसरा हमारा है विभिन्न स्तरों पर साझेदारी, यानी सत्ता का ऊर्ध्वाधर वितरण। इसमें केंद्रीय या राष्ट्रीय सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय सरकारों के बीच या मध्य शक्तियों का बंटवारा होता है, जैसे भारत में हुआ। भारत के अंदर केंद्र सरकार है, राज्य सरकार है, और स्थानीय स्तर पर जो हमारी स्थानीय सरकार जैसे पंचायत होगी या जो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है, उनके अंदर आपस में क्या हो रहा है, शक्तियों का बंटवारा होता है। तीसरा जो हमारा है सामाजिक समूहों जैसे भाषाई और धार्मिक में सत्ता का बंटवारा। विभिन्न समूह प्रतिनिधित्व देकर उनको सत्ता का भागीदार बनाया जाता है, जैसे महिलाओं या अनुसूचित जातियों जनजातियों के लिए आरक्षण इसके उदाहरण है। बेल्जियम में सामुदायिक सरकार भी इसका एक उदाहरण है। प्रश्न नंबर 2 देख लेते हैं। बेल्जियम में फ्रांसीसी भाषी अल्पसंख्यक समुदाय अपेक्षाकृत समृद्ध और शक्तिशाली क्यों थे? तो इसका उत्तर है बेल्जियम में फ्रांसीसी भाषी अल्पसंख्यक समुदाय अपेक्षाकृत समृद्ध और शक्तिशाली थे क्योंकि पहला, वे आर्थिक रूप से अधिक समृद्ध थे, उनके पास धन संपदा ज़्यादा थी, उनका आर्थिक विकास काफ़ी हो चुका था। दूसरा, वे शैक्षिक रूप से बहुत आगे थे, यानी वो साक्षर थे, शिक्षित थे। तीसरा, वे धन और समृद्धि के मामले में भी बहुत मजबूत थे, यानी उनके पास जो संसाधन थे, ज़मीनें थी, वो काफ़ी ज़्यादा थी, इसलिए वो काफ़ी समृद्ध और शक्तिशाली थे। तो आगे हम तीसरा प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 3 है दबाव समूह और हित समूह लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी कैसे करते हैं? तो उत्तर है लोकतंत्र में दबाव समूह और हित समूह की सत्ता में साझेदारी इस प्रकार से है। पहला, दबाव समूह विभिन्न समुदायों की मांगों और हितों का प्रतिनिधित्व करते हैं। ये लोगों को राजनीतिक प्रक्रिया में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। दूसरा, दबाव समूह मतदाताओं को शिक्षित और सूचित भी करते हैं और इस प्रकार वे राजनीतिक शिक्षा को बढ़ावा देते हैं। तीसरा, लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए सामाजिक परिवर्तन के उद्देश्य को प्राप्त करने में दबाव समूह महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। चौथा, दबाव समूह के माध्यम से नीति निर्माताओं को यह पता चलता है कि कैसे कुछ विशेष मुद्दों पर जनता क्या अनुभव करती है। प्रश्न नंबर 4,
शक्तियों का बंटवारा एक देश को अधिक शक्तिशाली और एकजुट बनाता है। इस कथन की पुष्टि कीजिए। तो उत्तर है शक्ति का बंटवारा ठीक है, क्योंकि इससे विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच टकराव का अंदेशा कम हो जाता है, क्योंकि सामाजिक टकराव आगे बढ़कर अक्सर हिंसा और राजनीतिक अस्थिरता का रूप ले लेता है। इसलिए सत्ता में हिस्सा दे देना राजनीतिक व्यवस्था के स्थायित्व के लिए अच्छा है। बहुसंख्यक समुदाय की इच्छा को बाकी सभी पर थोपना तात्कालिक तौर पर तो लाभकारी लग सकता है, पर आगे चलकर यह देश की अखंडता के लिए घातक हो सकता है। बहुसंख्यकों का आतंक सिर्फ अल्पसंख्यकों के लिए ही परेशानी पैदा नहीं करता, अक्सर यह बहुसंख्यकों के लिए भी बर्बादी का कारण बन जाता है। इसलिए शक्तियों का बंटवारा एक देश को अधिक से अधिक शक्तिशाली और एकजुट बनाता है। प्रश्न नंबर 5, क्षेत्रीय और सांस्कृतिक विविधताओं को समायोजित करने के लिए बेल्जियम सरकार द्वारा अपनाए गए किन्हीं 3 उपायों की चर्चा कीजिए। तो उत्तर है क्षेत्रीय और सांस्कृतिक विविधताओं को समायोजित करने के लिए बेल्जियम सरकार द्वारा अपनाए गए 3 उपाय। पहला है, यह प्रावधान किया गया कि केंद्रीय सरकार में डच और फ्रेंच भाषी मंत्रियों की संख्या समान रहेगी। ये कुछ विशेष कानूनों में दोनों भाषाई समूहों के सांसदों के बहुमत को आवश्यक कर दिया गया। इस प्रकार किसी एक समुदाय के लोग एक तरफा निर्णय नहीं कर सकते। दूसरा है, ब्रसेल्स में अलग सरकार का प्रावधान रखा गया जिसमें दोनों समुदाय का समान प्रतिनिधित्व है। तीसरा, एक सामुदायिक सरकार बनाने का प्रावधान किया गया। इसका चुनाव डच और फ्रेंच और जर्मन भाषा वाले समुदाय के लोग, चाहे वे जहाँ भी रहते हों, करते हैं। इस सरकार को संस्कृति, शिक्षा और भाषा जैसे विषयों पर निर्णय लेने का अधिकार है। प्रश्न नंबर 6, बहुसंख्यकवाद ने श्रीलंकाई तमिलों के बीच अलगाव की भावना को बढ़ावा दिया। व्याख्या कीजिए। उत्तर है, सिंगली समुदाय के नेताओं ने श्रीलंका में सरकार पर अपने बहुमत अथवा अधिक सदस्य के कारण से अपना वर्चस्व स्थापित करना चाहा। दूसरा, 1956 में पारित अधिनियम ने सिंगली भाषा को राजभाषा का दर्जा दे दिया था। इसमें तमिल भाषा की उपेक्षा कर दी गई। तीसरा है, विश्वविद्यालयों में नियुक्ति एवं सरकारी नौकरियों में सिंगलियों को ही प्राथमिकता दी गई। चौथा, संविधान में यह घोषणा की गई कि राज्य केवल बौद्ध धर्म को मानेगा और उसे ही प्रोत्साहन और संरक्षण देगा। पांचवा है, इन पक्षपाती कदमों और निर्णयों से श्रीलंका में तमिल समुदाय के लोगों की भावनाओं को बड़ी ठेस पहुंची और उन्हें पक्का विश्वास हो गया कि श्रीलंका में सरकार और संविधान केवल बहुसंख्यक सिंगल समुदाय के ही हैं। उन्होंने यह महसूस किया कि सरकार और संविधान तमिल और सिंगली समुदाय को समान राजनीतिक अधिकार देना नहीं चाहती। इसी तनाव के कारण वहां पर श्रीलंकाई तमिलों के बीच अलगाव की भावना को बढ़ावा दिया। प्रश्न नंबर 7 है, उन तरीकों की तुलना कीजिए जिनके द्वारा बेल्जियम और श्रीलंका ने सांस्कृतिक विविधताओं का सामना किया। तो उत्तर है, बेल्जियम और श्रीलंका ने सांस्कृतिक विविधताओं का सामना निम्नलिखित तरीकों से किया। श्रीलंका और बेल्जियम के बीच में तुलनात्मक अध्ययन करना है। पहला है, सिंगली समुदाय के नेताओं ने अपनी बहुसंख्या के बल पर शासन पर प्रभुत्व जमाने के लिए कई कदम उठाए। दूसरी तरफ बेल्जियम के नेताओं ने क्षेत्रीय अंतरों और सांस्कृतिक विविधताओं को स्वीकार किया। उन्होंने 1970 और 1993 के मध्य संविधान में 4 संशोधन किए ताकि देश में रहने वाले किसी भी व्यक्ति को बेगानेपन का एहसास ना हो। दूसरा हम देख लेते हैं इसका। श्रीलंका में सामुदायिक सरकार नहीं है। इसके अतिरिक्त वहाँ पर सिंगली बहुसंख्यक समुदाय ने अपनी प्रभुत्ता कायम की। उन्होंने अन्य समुदायों के हितों की अवहेलना की। दूसरी तरफ बेल्जियम में सभी समुदायों के हितों की रक्षा करने का प्रयत्न किया गया। संविधान में यह प्रावधान किया गया कि केंद्रीय सरकार में डच और फ्रेंच भाषी मंत्रियों की संख्या समान रहेगी। कुछ विशेष कानून तभी बन सकते हैं जब दोनों भाषाई समूह के सांसदों का बहुमत उसके पक्ष में हो। इस प्रकार एक समुदाय के लोग एक तरफा निर्णय नहीं कर सकते। तीसरा स्कीम देख लेते हैं। श्रीलंका में सिंगली समुदाय के प्रवृत्ति के परिणाम स्वरूप सरकारी नीतियां इस प्रकार अपनाई गई कि श्रीलंकाई तमिलों की नाराजगी बढ़ती गई तथा तमिल और सिंगली समुदाय के संबंध बिगड़ते गए। 1980 के दशक में
स्वतंत्र तमिल इलम की मांग की गई, जिसके फलस्वरूप गहरा युद्ध प्रारंभ हो गया। दूसरी तरफ बेल्जियम में किसी भी समुदाय की अवहेलना नहीं की गई। केंद्रीय सरकार में डच और फ्रेंच भाषी मंत्रियों की संख्या बराबर रखी गई। केंद्र सरकार की अनेक शक्तियां क्षेत्रीय सरकारों को प्रदान की गई। सामुदायिक सरकार की स्थापना की गई। ब्रुसेल्स में अलग सरकार बनाकर दोनों समुदाय को समान प्रतिनिधित्व दिया गया। इस प्रकार सभी समुदायों को एक साथ रखा गया। प्रश्न नंबर 8 है, विभिन्न सामाजिक समूह के बीच सत्ता की साझेदारी की जाती है, इस कथन पर टिप्पणी कीजिए। तो उत्तर है, सत्ता का बंटवारा विभिन्न सामाजिक समूह मसलन भाषाई और धार्मिक समूहों के बीच भी हो सकता है। बेल्जियम में सामुदायिक सरकार इस व्यवस्था का एक अच्छा उदाहरण है। कुछ देशों के संविधान और कानून में इस बात का प्रावधान है कि सामाजिक रूप से कमजोर समुदाय और महिलाओं को विधायिका और प्रशासन में हिस्सेदारी दी जाए। इस तरह की व्यवस्था विधायिका और प्रशासन में अलग अलग सामाजिक समूह की हिस्सेदारी देने के लिए की जाती है, ताकि लोग खुद को शासन से अलग ना समझने लगे। अल्पसंख्यक समुदाय को भी इस तरीके से सत्ता में उचित हिस्सेदारी दी जाती है। प्रश्न नंबर 9 है, सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र की भावना है। 4 उपयुक्त तर्कों के साथ कथन की पुष्टि कीजिए। तो उत्तर है, लोकतंत्र का मतलब होता है कि जो लोग इस शासन व्यवस्था के अंतर्गत हैं उनके बीच सत्ता को बांटा जाए और ये लोग इसी ढर्रे से रहें। इसलिए वैध सरकार वही है जिसमें अपनी भागीदारी के माध्यम से सभी शासन व्यवस्था से जुड़ते हैं। सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र की भावना है। कथन की पुष्टि के लिए 4 तर्क निम्नलिखित हैं। पहला है, शासन के विभिन्न अंग जैसे विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच सत्ता का बंटवारा। दूसरा है, सरकार के बीच भी विभिन्न स्तरों पर सत्ता का बंटवारा होता है, जैसे केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय सरकार। तीसरा है, सत्ता का बंटवारा विभिन्न सामाजिक समूह मसलन भाषाई और धार्मिक समूह के बीच भी हो सकता है। चौथा है, विभिन्न दबाव समूह तथा आंदोलन द्वारा सत्ता को प्रभावित करना। प्रश्न नंबर 10 है हमारा, बेल्जियम सरकार ने अपनी जातीय समस्या का समाधान कैसे किया। तो इसका उत्तर है, बेल्जियम सरकार ने अपनी जातीय समस्या का समाधान बेल्जियम मॉडल अपनाकर किया, जिसकी मुख्य बातें निम्नलिखित हैं। पहला है, संविधान में इस बात का स्पष्ट प्रावधान है कि केंद्रीय सरकार ने डच और फ्रेंच भाषी मंत्रियों की संख्या समान रहेगी। कुछ विशेष कानून तभी बन सकते हैं जब दोनों भाषाई समूह के सांसदों का बहुमत उसके पक्ष में हो। इस प्रकार किसी एक समुदाय के लोग एक तरफा फैसला नहीं कर सकते। केंद्र सरकार की अनेक शक्तियाँ देश के 2 इलाकों की क्षेत्रीय सरकारों को सुपुर्द कर दी गई, यानी राज्य सरकारें केंद्र सरकार के अधीन नहीं हैं। तीसरा है, ब्रुसेल्स से अलग सरकार है, इसमें दोनों समुदाय का समान प्रतिनिधित्व। फ्रेंच भाषी लोगों ने ब्रुसेल्स में समान प्रतिनिधित्व के इस प्रस्ताव को स्वीकार किया, क्योंकि डच भाषी लोगों ने केंद्र सरकार में बराबरी का प्रतिनिधित्व स्वीकार किया था। चौथा है, केंद्रीय और राज्य सरकारों के अलावा यहाँ तीसरे स्तर की सरकार भी काम करती है, यानी सामुदायिक सरकार। इस सरकार का चुनाव एक ही भाषा बोलने वाले लोग करते हैं। डच, फ्रेंच और जर्मन बोलने वाले समुदाय के लोग चाहे वे जहाँ भी रहते हैं इस समुदाय सरकार को चुनते हैं। इस सरकार को संस्कृति, शिक्षा और भाषा जैसे मसलों पर फैसले लेने का अधिकार है। आज की वर्कशीट में जो ज़्यादातर प्रश्न हैं वो मिलते जुलते हैं, केवल प्रश्नों का रूप बदल दिया गया है। स्रोत आधारित प्रश्न जो कि 4 अंक का है, इसमें अनुच्छेद को पढ़ना है। तो चलिए अनुच्छेद को पढ़ लेते हैं। राजनीतिक सत्ता का बंटवारा नहीं किया जा सकता, इसी धारणा के विरुद्ध सत्ता की साझेदारी का विचार सामने आया था। लंबे समय से यही मान्यता चली आ रही थी कि सरकार की सारी शक्तियां एक व्यक्ति या किसी खास स्थान पर रहने वाले व्यक्ति समूह के हाथ में रहनी चाहिए। अगर फैसले लेने की शक्ति बिखर गई तो तुरंत फैसले लेना और उन्हें लागू करना संभव नहीं होगा। लेकिन लोकतंत्र का एक बुनियादी सिद्धांत है कि जनता की सारी राजनीतिक शक्ति का स्रोत है। इसमें लोग स्वयं शासन के संस्थाओं के माध्यम से अपना शासन चलाते हैं। एक अच्छे लोकतांत्रिक शासन में समाज के विभिन्न समूह और उनके विचारों को उचित सम्मान दिया जाता है।
तो इसमें 4 प्रश्न हैं, इनको एक एक करके हम डिस्कस कर लेते हैं। स्रोत आधारित प्रश्न। प्रश्न नंबर 1 है, लोकतंत्र का मूल सिद्धांत क्या है? तो उत्तर है, लोकतंत्र का मूल सिद्धांत जनता ही सारी राजनीतिक शक्ति का स्रोत है। दूसरा है, सत्ता की साझेदारी का विचार क्यों उभरा? तो उत्तर है, राजनीतिक सत्ता का बंटवारा नहीं किया जा सकता, इसी धारणा के विरुद्ध सत्ता की साझेदारी का विचार उभरा। प्रश्न नंबर 3, त्वरित निर्णय लेना और उन्हें लागू करना लोकतंत्र में संभव नहीं होगा, क्या आप इस कथन से सहमत है? तारीख सहित उत्तर दीजिए। तो उत्तर है, हाँ, इस कथन से सहमत हैं, क्योंकि लोकतंत्र में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की भागीदारी चाहिए होती है, तो इसमें त्वरित निर्णय लेना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। प्रश्न नंबर 4, ऊपर दिए गए अनुच्छेद का एक संक्षिप्त विवरण अपने शब्दों में लिखिए। तो इसका हम अपने हिसाब से आप लिख सकते हैं। पहले से यह माना जाता था कि सरकार की शक्तियाँ एक व्यक्ति के हाथ में रहनी चाहिए ताकि तुरंत फैसला लिया जा सके, लेकिन लोकतंत्र का बुनियादी सिद्धांत है जनता का शासन, जिसके द्वारा जनता अपना शासन संस्थाओं के माध्यम से चलाती है और विभिन्न समूह और उनके विचारों को उचित सम्मान मिलता है। तो आज की वर्कशीट में इतना ही।